चलो अब पहली और दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, देखो इस स्लाइड पर जो ह्यूमन किडनी का 3D स्टाइल इलस्ट्रेशन है ना, हम्म। उसे एक वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि के साथ जोड़ा गया है। अच्छा वेट, किडनी और वेटलैंड, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। वही तो इस विजुअल मेटाफर का मैजिक है। जैसे हमारे शरीर में किडनी खून को फिल्टर करती है ना, हम्म। ठीक वैसे ही वेटलैंड्स पानी को फिल्टर करते हैं। इसे जल शोधन कहते हैं। ओह आई गेट इट, मतलब पोल्यूटेड पानी को साफ करना। बिल्कुल। और सिर्फ फिल्ट्रेशन ही नहीं, ये फ्लड कंट्रोल में भी मदद करते हैं। जब भारी बारिश होती है तो ये एक विशाल स्पंज की तरह एक्स्ट्रा पानी सोख लेते हैं। इसीलिए इन्हें द किडनी ऑफ द अर्थ कहा जाता है। वाओ दैट मेक्स सो मच सेंस अब। और इस विजुअल के नीचे जो डेटा है वो भी काफी हैवी है। अप्रैल 2026 तक इंडिया में 99 रामसार साइट्स हो चुकी हैं। हाँ, 99 साइट्स एक बहुत बड़ा नंबर है। हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग यार। 99 साइड्स, ये तो बिल्कुल क्रिकेट वाला सीन लग रहा है, जैसे कोई बैट्समैन 99 रन्स पर खेल रहा हो। हाँ, बिल्कुल सही। सबको पता है कि 100 साइट का अनाउंस होना एक बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। हाँ, और जो रीसेंट एडिशंस हैं वो भी ध्यान देने वाले हैं। 97 साइट पटना पक्षी विहार है यूपी में, 98th छारी धान है गुजरात में, और जो ब्रांड न्यू 99 साइट है वो शेखा झील है अलीगढ़ यूपी में। और स्टेट रैंकिंग्स देखोगे तो तमिलनाडु 20 साइट्स के साथ सबसे आगे है, और उसके बाद यूपी का नंबर आता है जहाँ 12 साइट्स हैं। मुझे एक बात बताओ, तमिलनाडु और यूपी इस लिस्ट को इतना हेवीली डोमिनेट क्यों कर रहे हैं? मतलब वहां ऐसी क्या खासियत है? देखो, इसका फंडा उनकी ज्योग्राफी में छुपा है। तमिलनाडु के पास एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन है और वहाँ सदियों पुराने मैन मेड इरिगेशन टैंक्स है। दूसरी तरफ यूपी जो है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों का एक मैसिव बेसिन है। वहाँ नेचुरल ऑक्सबो लेक्स बहुत आम है। अच्छा, तो मतलब भले ही ज्योग्राफी अलग है पर कंडीशंस परफेक्ट है। एग्जैक्टली। और ग्लोबल लेवल पे देखें तो यूके नंबर 1 पर है 176 साइट्स के साथ। इंडिया थर्ड पर है, पर एशिया में हम टॉप पर है। राइट राइट। और देखो यहाँ नीचे ना एक ये रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है, ये काफी चमक रहा है स्लाइड पे। हाँ, ये एग्जाम अलर्ट्स बहुत जरूरी हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं इनमें। यहाँ लिखा है कि अप्रैल 2026 में घोषित 99वां रामसर स्थल शेखा झील किस राज्य में है, जिसका आंसर है यूपी। और एक और अलर्ट है कि सबसे ज्यादा साइट्स किस स्टेट में है, तो इसका आंसर तमिलनाडु है। ये बॉक्सेस सच में दिमाग में छप जाने वाले हैं। सही कहा। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जो फोकस करती है एपेक्स प्रेडेटर्स पर। चलो देखते हैं। ओह, इस स्लाइड पर एक घने जंगल के रास्ते यानी फॉरेस्ट पाथ का टॉप डाउन विजुअल है। ऐसा लग रहा है किसी ड्रोन से फोटो ली गई हो। हाँ, ये जो विजुअल है ना, ये दरअसल लाइन ट्रांजैक्ट मेथड को दर्शाता है, जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन यानी AITE26 के लिए यूज होता है। वेट, बाघ की गिनती के लिए रास्ते का विजुअल क्यों? ड्रोन व्यू का क्या काम है टाइगर काउंटिंग में? क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड्स एक सीधी लाइन में चलकर जंगल का आकलन करते हैं। AITE हर 4 साल में NTCA आयोजित करता है और इसके 3 स्टेप्स होते हैं। हाँ, लेट मी सी। डॉक्यूमेंट में लिखा है कि पहला स्टेप पग मार्क्स और ड्रॉपिंग्स का है, दूसरा स्टेप को प्रेडेटर्स यानी तेंदुआ और भालू का है, और तीसरा स्टेप हर्बिवोर्स जैसे हिरन और वेजिटेशन का है। बिल्कुल सही। और AITE26 का पहला चरण 6 जनवरी 2026 को शुरू हुआ था। हाँ, लिखा है थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जो ईरोड तमिलनाडु में है। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ, अगर हम टाइगर्स को काउंट कर रहे हैं तो घास और हिरन को गिनने का क्या लॉजिक है? फोकस तो बाघ पर होना चाहिए ना? What is fascinating here is कि ये सिर्फ एक टाइगर सेंसस नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम ऑडिट है। इकोसिस्टम ऑडिट मतलब अगर जंगल में घास नहीं होगी तो हिरन नहीं आएंगे, और हिरन नहीं होंगे तो टाइगर क्या खाएगा? हर्बीवोर्स और वेजिटेशन को काउंट करके हमें पता चलता है कि आने वाले टाइम में उस जंगल में कितने बाघ जिंदा रह सकते हैं। ओ आई सी, तो बेसिकली बाघ की आबादी पूरे जंगल की हेल्थ का इंडिकेटर है। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और यहाँ इस स्लाइड पर भी एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिया गया है। उसमें क्या लिखा है? सवाल है कि ASITHC26 का पहला चरण किस अभयारण्य से शुरू हुआ, और आंसर है थंथाई पेरियार। ये फैक्ट्स बहुत नीटली हाईलाइट किए गए हैं। बिल्कुल। तो अभी तक हमने पानी और जंगल के संरक्षण की बात की, लेकिन इन सब का क्या फायदा अगर वो हवाई जहरीली हो जाए जिसमें लोग सांस लेते हैं? हाँ वही तो। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं।
टाइगर से सीधा इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर, यानी हवा पर। इस विजुअल में इंडिया के मैप पर दिल्ली और बर्नीहाट पर बड़े-बड़े लाल रंग के मार्कर लगे हैं। ये एनसीएपी रिपोर्ट 2026 का डेटा है और सच कहूं तो ये काफी डराने वाला है। एनसीएपी का टारगेट था ना कि 2025-26 तक PM10 में 40% रिडक्शन लाना है। तो क्या स्टेटस है उसका? रियलिटी बहुत ग्रिम है। सिर्फ 51 शहरों ने अपना 20 से 30% का टारगेट हासिल किया है। और सबसे शॉकिंग पता है क्या है? 28 शहरों में तो CAQMS मॉनिटरिंग स्टेशंस ही नहीं है। वेट, क्या मॉनिटरिंग स्टेशंस ही नहीं है? तो फिर हम पोल्यूशन को मेजर कैसे कर रहे हैं वहां? वही तो प्रॉब्लम है। बिना मेजरमेंट के एक्शन कैसे लेंगे? और अगर सबसे पोल्यूटेड शहरों की बात करें तो PM10 में दिल्ली टॉप पर है, 197 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर के साथ। उसके बाद गाजियाबाद है। हाँ, और PM2.5 में उसमें कौन सा शहर आ गया? उसमें सबसे आगे असम का शहर बायनेहात है। दिल्ली उसमें सेकंड नंबर पर है। बर्नीहाट? लोग तो सोचते हैं कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन बस नॉर्थ इंडिया के बड़े शहरों में ही होता है। बर्नीहाट लिस्ट में टॉप पर कैसे आ गया? और PM10 और PM2.5 में बेसिक फर्क क्या होता है? देखो, PM10 वो धूल और धुएं के कण हैं जो गले में खराश पैदा करते हैं, लेकिन PM2.5 इतने बारीक होते हैं कि वो सीधा लंग से ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ओ बाप रे, सीधा ब्लड में? हाँ, और बार्नीहाट का इशू उसकी ज्योग्राफी है। वो एक मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर है और एक वैली में स्थित है, तो फैक्ट्रीज का धुआं पहाड़ों के बीच फंस जाता है, निकल नहीं पाता। फिर से ज्योग्राफी का रोल। अगर पोल्यूशन का लेवल ये है तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला है? लेट अस फ्लिप टू द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्लाइड। यहाँ एक बड़ा सा H2 का ग्रीन क्लाउड हिमालयस के ऊपर दिखाया गया है। एग्जैक्टली। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो पोल्यूशन का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सिर्फ क्लीन एनर्जी है। तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से Feb 2026 तक ग्रीन हाइड्रोजन का नेशनल स्टेटस क्या है? अभी 8,000 टन्स पर ईयर एक्टिव है और 2030 का टारगेट 5 मिलियन मेट्रिक टन्स का है। ओके, टारगेट तो बड़ा है। और इसमें उत्तराखंड की नई 2026 पॉलिसी का भी जिक्र है, जिसने टारगेट सेट किया है कि 2030 तक 100 किलोटन्स प्रोड्यूस करेंगे। और उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है। हाँ, इंडस्ट्री स्टेटस मिलने से उन्हें सस्ती जमीन और जल्दी अप्रूवल्स मिलेंगे, जो कि बहुत पॉजिटिव स्टेप है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? एक तरफ बार्नीहाट और दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और यहाँ डेटा दिखा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट अभी 397 रुपीज पर केजी है। क्या ये ट्रांजिशन इतना फास्ट है कि आम जनता को जल्दी राहत मिलेगी? आई एग्री कि ट्रांजिशन कल सुबह तो नहीं होने वाला। अभी प्रोडक्शन स्केल छोटा है, इसीलिए कॉस्ट ज्यादा है। पर जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा और दाम गिरेंगे। हालांकि तब तक हमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की जरूरत तो पड़ेगी ही। वही बात है। बाय द वे, यहाँ भी डुअल एग्जाम अलर्ट्स दिए हुए हैं स्लाइड पर। पहला पूछ रहा है, सबसे प्रदूषित PM10 सिटी कौन सी है? आंसर इज दिल्ली। और दूसरा अलर्ट है कि किस स्टेट ने जनवरी 2026 में नई ग्रीन H2 पॉलिसी को मंजूरी दी, जिसका जवाब उत्तराखंड है। सही पकड़ा। अब आते हैं डिप्लोमेसी और लोकल एक्शन वाली स्लाइड्स पर। यहाँ दो कॉन्ट्रास्टिंग विजुअल्स हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ। एक स्लाइड पर वर्ल्ड मैप है जिसमें हिस्टोरिक सिल्क रोड को बाकू की तरफ पॉइंट करते हुए दिखाया गया है, और दूसरी स्लाइड पर एक क्लासिक तराजू यानी बैलेंसिंग स्केल बनी है, जिसमें एमिशंस और एब्जॉर्प्शंस बराबर तौलते हुए दिखाए गए हैं। पहले वर्ल्ड मैप की बात करते हैं। ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 जो 5 जून को है, उसका होस्ट अज़रबैजान का शहर बाकू है। थीम है क्लाइमेट एक्शन। और इसमें एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। इंडिया ने 2028 में होने वाले UNFCCC COP33 को होस्ट करने का अपना प्रपोजल विड्रॉ कर लिया है। ऐसा क्यों? हम तो हमेशा आगे रहते हैं ऐसे ग्लोबल इवेंट्स में। आई थिंक इसका जवाब हमें उस तराजू वाली स्लाइड पर मिलता है जो फर्स्ट इन इंडिया के बारे में है। ऐसा लग रहा है कि अब फोकस बड़े ग्लोबल इवेंट से शिफ्ट होकर माइक्रो लेवल और ग्रास रूट्स विक्ट्रीज पर आ गया है। ओ, जैसे ये बेलागान पंचायत वाला पॉइंट। महाराष्ट्र का ये गांव इंडिया की पहली नेट जीरो पंचायत बन गया है। बट वेट, कोई एक अकेला गांव नेट जीरो कैसे बन सकता है? वहां क्या सब कुछ बंद कर दिया गया? नहीं, बंद नहीं किया। नेट जीरो का मतलब बैलेंस बनाना होता है, उस तराजू की तरह। जितना ग्रीन हाउस गैस खेती से निकला, उसे बैलेंस करने के लिए गांव ने सोलर पंप्स लगाए और बायोगैस शुरू किया। और बहुत सारे पौधे भी लगाए होंगे। बिल्कुल, यानी हिसाब बराबर हो गया, जीरो। हाईवे पर बी कॉरिडोर्स बना रहा है। एल्गे टावर क्या करता है वहां? माइक्रो एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में नॉर्मल पौधों से कहीं ज्यादा एफिशिएंट होते हैं।
ये टावर हवा खींचता है और एल्गी उसमें से CO2 खाकर फ्रेश ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। वाओ, टेक्नोलॉजी एंड नेचर वर्किंग टुगेदर। ये आयरनी ही है ना कि इंडिया एक मैसिव ग्लोबल कॉप इवेंट से बैकआउट करता है, पर जमीन पर एक छोटा सा गांव नेट जीरो अचीव कर लेता है। ये काफी इंस्पायरिंग है। और यहाँ जो एग्जाम अलर्ट बॉक्स है उस पर ध्यान दिया। ओ हाँ, अलर्ट पूछ रहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 का होस्ट कौन है? आंसर इज अजरबैजान। और पहली नेट जीरो पंचायत कौन सी है? जवाब है बेला, महाराष्ट्र। एग्जाम के लिए एकदम सॉलिड पॉइंट्स। बिल्कुल। चलो अब आखिरी कंटेंट स्लाइड्स पर चलते हैं, यानी स्लाइड 8 और 10 पर, जहां नेचर फाइनली अपना मैजिक दिखाती है। लेट अस सी। इस स्लाइड पर पोलरॉइड स्टाइल फोटो स्पिन की हुई हैं रेयर एनिमल्स की, और अवार्ड्स वाली स्लाइड पर डिजिटल ग्लोइंग ट्रॉफीज बनी हैं। किससे शुरू करें? पहले इन रेयर दुर्लभ एनिमल्स की बात करते हैं। असम के मानस में एशियन ग्रास लिजर्ड ढूंढी गई है और कर्नाटका के काली टाइगर रिजर्व में एक नई नाइट फ्रॉग प्रजाति मिली है जिसका नाम निक्टिबैट्रैचिस काली रखा गया है। और उस पोलरॉइड के पास एक फोटो फॉरेस्ट आउटलेट का है। ये तो सीधा मध्य प्रदेश के कुनो से रिपोर्ट हुआ है ना, और वो भी पूरे 113 साल बाद साक्षात दिखा गया है। दिस इज माइंड ब्लोइंग। सच्ची 113 साल। लगभग सब मान चुके थे कि ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इट इज लाइक फाइंडिंग अ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट जो अभी भी जिंदा सांस ले रहा हो। अगर हम नेचर को थोड़ी जगह दें तो वो खुद को हील कर ही लेती है। एब्सोल्युटली। और जिन्होंने इस हीलिंग प्रोसेस में ग्राउंड पर काम किया है उन्हें इन ट्रॉफीज से नवाजा गया है। विटली अवार्ड 2026, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, 2 भारतीयों को मिला है इस साल। मैं नाम रीड करता हूँ। परवीन शेख को इंडियन स्किमर बर्ड के लिए मिला है, और बरखा सुब्बा को हिमालयन सैलामेंडर के लिए। हाँ, हिमालयन सैलामेंडर एक बहुत सेंसिटिव एम्फीबियन है। और एक और बड़ा अवार्ड है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, जो साउथ कोरिया की बोरेम किम को मिला है। और पता है इसमें सबसे खास बात क्या है? इस साल गोल्डमैन प्राइज के सभी 6 विनर्स दुनिया भर से महिलाएं हैं। दैट इज सच अ पावरफुल स्टेटमेंट। कंजर्वेशन की फील्ड में विमेन लीड कर रही हैं। और इस पेज के एग्जाम अलर्ट्स देख लेता हूं मैं। निक्टिबैट्रैचिस काली के स्टेट की है कर्नाटका, और हिमालयन सैलामेंडर के लिए विटली अवार्ड किसे मिला? बरखा सुब्बा को। डन एंड डस्टेड। तो कंटेंट तो हमने सारा डिकोड कर लिया। चलो अब इस डॉक्यूमेंट की एकदम आखिरी स्लाइड पर चलते हैं, जो एक मास्टर माइंड मैप है। लेट मी ओपन इट। ओके, यहाँ सारे नोड्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कंजर्वेशन के नोड में 99 रामसर साइट्स और AIT 26 का टाइगर ऑडिट जुड़ा हुआ है, और ग्लोबल इनिशिएटिव्स में अजरबैजान और COP33 लिंक्ड हैं। और जो तीसरी ब्रांच है पोल्यूशन और एनर्जी की, वो NCAP की रिपोर्ट और उत्तराखंड की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को आपस में कनेक्ट कर रही है। एकदम प्रॉपर मैप। यस, बिल्कुल। एक क्विक समरी के लिए परफेक्ट है। और यहाँ आखिर में एक फाइनल एग्जाम अलर्ट भी दिया हुआ है, जिसमें एक ट्रिक क्वेश्चन है। ट्रिक क्वेश्चन कैसा? सवाल है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है, यानी करेक्टली मैच नहीं है, और वहाँ ऑप्शन में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 को इंडिया के साथ मैच कर दिया है, जबकि हम अभी पढ़ के आए हैं कि एक्चुअल होस्ट अजरबैजान है। देखा, ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं एग्जाम में जिनसे ये मैप बचा रहा है। बहुत स्मार्ट तरीका है रिवीजन का। पर एक सेकंड, डॉक्यूमेंट क्लोज मत करना। इस मैप के बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर में कोट लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। कहाँ? ओ हाँ, वहाँ छोटे लेटर्स में लिखा है, ज्योग्राफी इज द की टू इकोलॉजी। I want anyone listening to ponder this. पूरा डीप डाइव इस एक लाइन पर आके रुकता है। कैसे? थोड़ा डिटेल में समझाओ इसे। सोचो थोड़ा। काली टाइगर रिजर्व की यूनिक ज्योग्राफी तय करती है कि वहाँ स्पेसिफिक नाइट फ्रॉग जिंदा रहेगी। सुंदरबंस की लोकेशन तय करती है कि वहाँ सबसे बड़ा वेटलैंड बनेगा। नेचर सिर्फ ज्योग्राफी फॉलो करती है। हाँ, और हमने पोल्यूशन में भी यही देखा। दिल्ली और बार्नीहाट का पोल्यूशन कंट्रोल करना तब तक नामुमकिन है जब तक हम उनकी ज्योग्राफिकल लिमिट्स को नहीं समझते। बर्नीहाट की वैली उसके पोल्यूशन को फंसा कर रखती है। एग्जैक्टली। क्या हम बिना ज्योग्राफी समझे इकोलॉजी को ठीक कर सकते हैं? लेट दैट सिंक इन। पूरा खेल टेरेन और लैंडस्केप का है। वाओ, दैट इज अ रियली प्रोफाउंड थॉट टू एंड ऑन। मतलब आखिर में आकर हर मुद्दा ज्योग्राफी से ही कनेक्ट होता है। कितनी कमाल की बात है। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस toppernotes.pdf ने सच में एक नया नजरिया दिया है